बीएससी पार्ट थर्ड, एसएसपी यूनिट फोर्थ, चैप्टर 7, और टॉपिक चल रहा था, क्या टॉपिक चल रहा था? अनुचुंबकीय पदार्थों का लॉन्जवे सिद्धांत, लॉन्जवे थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक, उसमें हमने कल एक इंटीग्रेशन छुड़वाया था आपको लास्ट में, और वो इंटीग्रेशन था हमारे पास क्या था? म्यू एवरेज था ना, म्यू बार क्या था? नॉट अपॉन आई डी आई अपॉन डी एक्स, यहाँ छुड़वाया होगा, पता ही नहीं कहाँ छुड़वाया था है भाई? है क्या था? अरे क्या था? म्यू नोट नहीं था, म्यू था। हाँ तो म्यू लिख लो, क्या फर्क पड़ता है। ये था, इसको किस समीकरण दिया था कि अपन ने कुछ, कितना? 7 समीकरण दिया था इसको। अच्छा ठीक, तो ये हमारे पास म्यू बार इक्वल टू क्या है? म्यू अपॉन आई डी आई अपॉन डी एक्स हमारे पास है। ध्यान दो अब, नाउ हम सर आई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये आई की वैल्यू क्या होगी? ये हमारे पास ई की पावर एक्स कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेकर पाई तक लिमिट है। यही है ना इंटीग्रेशन? ये इंटीग्रेशन माना आई मैंने, आई बराबर 0 से लेकर पाई ई की पावर एक्स कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा, यही इंटीग्रेशन है। इस इंटीग्रेशन सॉल्व कर लो, फिर जब सॉल्व हो जाए तो एक्स रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर लो, ये भी आ जाएगा। दोनों वैल्यू को यहाँ पर रख देना, आपके पास क्या जाएगा? म्यू बार आ जाएगा एवरेज। अब देखो यहाँ पर हमारे पास, इसे सॉल्व करने के लिए, इस इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए हम कुछ मान लेते हैं। दैट एक्स कॉस थीटा को वाई मान लेते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, बताओ क्या हो जाएगा? एक्स तो कांस्टेंट है, कॉस थीटा का क्या होगा? माइनस साइन थीटा, और थीटा का डी थीटा, और इधर बाई का क्या हो गया? ठीक है, तो हमें चाहिए एक्स, ये साइन थीटा और डी थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा डी थीटा हमारे पास बन जाएगा माइनस डी वाई अपॉन एक्स। एक्स कॉस थीटा की जगह हम बाई रखेंगे, और साइन थीटा डी थीटा की जगह हम माइनस डी वाई अपॉन एक्स रखेंगे। जब थीटा के स्थान पर हम बाई रखेंगे तो लिमिट थीटा की ना चल के किसकी चलेंगी? बाई की चलेंगी। लिमिट का क्या होगा फिर? तो फॉर लिमिट्स, फॉर लिमिट्स, लिमिट्स के लिए देखो, लिमिट्स के लिए पहले क्या, थीटा की वैल्यू क्या है? 0, तो वाई की वैल्यू कितनी होगी ये देखो। थीटा जब 0 रखोगे तो थीटा 0 रखोगे तो क्या होगा भाई? एक्स कॉस 0, एक्स कॉस, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। इसका मतलब क्या हो गया? ये एक्स, ये एक्स गया। जब थीटा कितना जाएगा? पाई, क्या दूसरी लिमिट कितनी है? पाई, तो बाई की लिमिट कितना होगी? एक्स कॉस, एक्स कॉस पाई, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है? -1, तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स। लिमिट क्या आ जाएगी पाई की? तो एक्स से लेकर माइनस एक्स तक चली जाएगी, जब थीटा की लिमिट 0 से लेकर पाई तक है। तो बताओ, अतः हेंस आई इज इक्वल टू, लिमिट रखेगी कितने? एक्स से माइनस एक्स, एक्स से माइनस एक्स, उल्टा मत रख देना, माइनस एक्स एक्स मत रख देना। थीटा बराबर 0 पर लिमिट है एक्स, थीटा बराबर पाई पर कितनी है? माइनस एक्स, तो पहले कितनी आएगी? एक्स और फिर माइनस एक्स, ई की पावर बाई एक्स को थीटा क्या माना है? बाई साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा है माइनस डी बाई अपॉन एक्स। हाँ जी, 1 अपॉन एक्स बाहर आ जाएगा माइनस का, क्योंकि वेरिएबल कौन है? बाई है, तो 1 अपॉन बाई एक्स बाहर आ जाएगा, और ई की पावर बाई का इंटीग्रेशन क्या होगा? ए की पावर वाई, और लिमिट क्या लग जाएगी? एक्स से लेकर माइनस एक्स, तो क्या बन जाएगा? -1 अपॉन एक्स, ई की पावर पहले हायर लिमिट तो माइनस एक्स, माइनस फिर लोअर लिमिट ई की पावर एक्स, ये हमारे पास बन गया। तो आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स,
माइनस कॉमन ले लो, ये हमारे पास क्या आ गया 8, समीकरण नंबर 8। इसका हमें एक्स रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट 8 विद रेस्पेक्ट टू एक्स रेस्पेक्ट में डिफरेंस, तो एक्स रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा डी आई अपॉन डी एक्स, डी आई अपॉन डी एक्स, ये भी एक्स ये भी एक्स, एक u इंटू बी, पहले x का करेंगे 1 अपॉन एक्स का क्या होगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स एज इट इज, एज इट इज हो जाए, प्लस 1 अपॉन एक्स को एज इट इज रख दो, इस दूसरे वाले का करो तो e की पावर x का क्या होगा e की पावर x, और e की पावर माइनस एक्स का होगा माइनस e की पावर माइनस एक्स, क्या हो जाएगा प्लस पावर माइनस एक्स, एक तो ये माइनस है ही है, और e की पावर माइनस एक्स का करेंगे क्या होगा माइनस e की पावर माइनस एक्स, तो एक माइनस और एक माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हमारे पास आ गया, तो ये डी आई अपॉन डी एक्स हमारे पास आया सर, डी आई अपॉन डी एक्स में से 1 अपॉन एक्स कॉमन ले सकता हूं मैं, पूरे में से 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन एक्स, ये क्या आ जाएगा हमारे पास e पावर x प्लस पावर माइनस एक्स, ये बचा, और माइनस के 1 अपॉन एक्स e की पावर x माइनस e की पावर माइनस, ये बचेगा, इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 9। समीकरण 8 9 को उठा के किस में रख दो, साथ में रख दो, पुट इक्वेशन 8 9 इनको उठा किस में रख दें, इक्वेशन 7 में रख दें, क्या आ जाएगा एवरेज इज इक्वल टू 2 अपॉन आई की वैल्यू, आई की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 1 अपॉन एक्स, आई है नीचे ना चाहिए, तो 1 अपॉन एक्स और की पावर एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स, ये मेरे पास आई है, ठीक, फिर है इंटू में डी आई अपॉन डी एक्स, इंटू डी आई अपॉन डी एक्स, तो 1 अपॉन एक्स e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, ठीक है सर जी, तो ये 1 अपॉन एक्स से 1 अपॉन एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स से 1 अपॉन एक्स, सुना मैंने तो, अच्छा अब ये क्या बचा म्यू बार, इसको डिवाइड कर दूं, अंदर लेके चल जाऊं, तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, माइनस 1 अपॉन एक्स कट जाएगा, e की पावर x माइनस e की पावर, ये हमारे पास बचा है क्या, अब इसको और सॉल्व करें अपन, और सॉल्व हो सकता है ये, हाँ हो सकता है, इसमें सब में e की पावर x का भाग लगा दो, इसमें e की पावर x का भाग लगा दो, इसमें e की पावर x का भाग लगा दो, इसमें e की पावर x का भाग लगा दो, इसमें e की पावर x का भाग, हो जाएगा, ठीक है चलो एक बार यहाँ तक उतार लो, ठीक है सॉल्व करना सीख गए, इंटीग्रेशन तो आता ही होगा, धीरे में जाकर इंटीग्रेशन में भी समस्या आ रही है, तुम्हारे बीएससी पे सवाल खड़े होंगे फिर, क्या भाई थर्ड ईयर में जाके अगर इतने सिंपल इंटीग्रेशन पे प्रॉब्लम आ रही है तो फिर बीएससी पे सवाल खड़े होंगे, फिर बीएससी करी कैसे फिर, अरे बातें नहीं।
ठीक है। अतः यदि चुंबकीय क्षेत्र उच्च हो तथा ताप निम्न हो, hence if magnetic field is high, hence if magnetic field is high and temperature is low, magnetic field is high and temperature is low, magnetic field is high and temperature is low, magnetic field is high, temperature is low, इस अवस्था में in this condition चुंबकन तीव्रता संतप्त चुंबकन तीव्रता की तुल्य इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, saturation intensity मैग्नेटाइजेशन, saturation intensity of मैग्नेटाइजेशन अवस्था में चुंबकन तीव्रता संतप्त चुंबकन तीव्रता के in this condition intensity of magnetization equal to saturation intensity, saturation intensity of magnetization. Case second, case second, case second, case second क्या कहता है सर जी? If x less less 1, if x less less 1, x की वैल्यू 1 से छोटी हो, इसका मतलब अपॉन के बी लेस लेस 1, इसका मतलब क्या है? ई तो कम है, ई क्या है? ताप तो उच्च है और क्षेत्र क्या है? कम है। इस अवस्था में Lx की वैल्यू जो है, लॉन्जवेव फंक्शन जो है, वो लॉन्जवेव फंक्शन आता है हमारे पास 1 अपॉन अवस्था में हमारे पास कॉट हाइपरबोलिक x की जो वैल्यू है वो होती है हमारे पास 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन 3, 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन 3, जिससे Lx क्या होता है? कॉट हाइपरबोलिक x माइनस 1 अपॉन एक्स, यही तो है। और बोलो Lx क्या हो जाएगा? लगभग लगभग इसके 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स से 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। Lx आप Lx जो है वो लगभग किसके बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा x अपॉन, समीकरण 11 से देखेंगे अपन। समीकरण 11 से हमारे पास क्या आएगा? समीकरण 11 से हमारे पास m इज इक्वल टू ms इंटू Lx था, Lx क्या है? x अपॉन, x की वैल्यू क्या मानी थी हमने? हाँ, m बराबर ms बाई 3 क्यू अपॉन a। सर ये सारे कांस्टेंट, ms कांस्टेंट है, सैचुरेशन है, संख्या कांस्टेंट है, ये भी बोल्टजमान कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट है, और जो मैग्नेटिक फील्ड लगा है वो भी कांस्टेंट। यहाँ ms बाई 3 अपॉन इक्वल टू क्या है? इक्वल टू क्या है? सी। इसको बोलते हैं क्यूरी नियतांक। क्या बोलते हैं इसको? क्यूरी कांस्टेंट। m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अपॉन क्यूरी नियतांक। अभी तो हमने m निकाला है, क्या निकाला है? m। अभी m निकालने के बाद क्या निकालेंगे? पर काई निकालेंगे, चुंबकीय प्रवृत्ति। और चुंबकीय प्रवृत्ति कैसा क्या है? काई इक्वल टू चुंबकीय प्रवृत्ति m अपॉन h, और h क्या है? अपॉन
नॉट या म्यू नॉट अपॉन बी? बोलो। ए बी एच बराबर बी अपॉन म्यू नॉट, बताओ क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू एम नॉट, और ये क्या हो जाएगा? बी। तो बताओ एम की वैल्यू, एम एस बाई 3 नॉट और के बी टी क्या हो जाएगा? बी। तो बी क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो काई इज इक्वल टू एम एस म्यू नॉट अपॉन टी। अब जो कांस्टेंट है, अब जो कांस्टेंट है यहाँ एम एस नॉट अपॉन टी के बी, ये कांस्टेंट को अपन क्या बोलेंगे? सी। और ये हमारे पास हो जाएगा काई अपॉन, मतलब काई वन अपॉन टी। तो अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसे दिखाया था शुरुआत में, प्रूफ हुआ लॉन्जवे से, राइट? तो कैसे उतारोगे? कहां तक उतारा आपने? 1 सेकंड उतारना पौना। लॉन्जवे ने प्रूव किया था एक्चुअल में क्यूरी क्यूरी लॉ को।
अतः अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय ताप के व्युत्पत्ति होती है। अतः अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप के व्युत्पत्ति होती है। हेंस magnetic susceptibility of paramagnetic material is inversely proportional to temperature is inversely proportional to temperature is inversely proportional to temperature इसे इसे क्यूरी का नियम कहते हैं, कॉल्ड क्यूरीज लॉ। इसे क्यूरी का नियम कहते हैं। अब भाई इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, आपसे क्यूरी का नियम लिख के सिद्ध करवा ले, आपसे लॉन्जवे का सिद्धांत पूछ ले, आपसे अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति सिद्ध करवा ले, कैसा भी करवा ले, यही क्वेश्चन आपको करना। ठीक है, बोलो दिखाऊं क्वेश्चन कैसे कैसे दिखाऊं। देखो, अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए या सिद्ध कीजिए कि अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। हाँ, यहां तक पूछ सकते। सिद्ध कीजिए कि अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, या ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिद्ध करवाने तो ये दे देगा, ज्ञात करवाने देगा नहीं। क्यूरी का नियम लिखकर इसे सिद्ध कीजिए। राइट द क्यूरीज लॉ एंड प्रूव इट। स्टेट एंड प्रूव क्यूरीज लॉ। स्टेट एंड प्रूव क्यूरीज लॉ। स्टेट एंड प्रूव क्यूरीज लॉ। क्यूरी के नियम को लिखकर सिद्ध कीजिए। और कैसा सकता है, अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए लॉन्जवे सिद्धांत को समझाइए। 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 अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए लॉन्जवे सिद्धांत समझाइए। चुंबकीय पदार्थ के लिए लॉन्जवे सिद्धांत। ठीक है, ये क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। अब से एक छोटा सा टॉपिक और रहता है इस चैप्टर में अपने पास, डोमेन सिद्धांत। डोमेन सिद्धांत। डोमेन सिद्धांत। डोमेन थ्योरी। सर जी, डोमेन सिद्धांत क्या है, डोमेन थ्योरी क्या है? जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या बनाते हैं, बहुत सारा ग्रुप बनाते हैं। उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। बहुत सारे एटम्स क्या बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, प्रभावी क्षेत्र बना लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। गुटबाजी होती है ना, गुटबाजी, पूरी भारत की जनता है ये क्या बना ले, गुट बना ले। महाराष्ट्र के लोगों ने अलग गुट बना लिया, राजस्थान के लोगों ने अलग गुट बना लिया, राइट, मध्य प्रदेश के लोगों ने अलग गुट बना लिया। अलग अलग गुट बनाते हैं ना, प्रभावी क्षेत्र हो गया एक, राजस्थान का, महाराष्ट्र का, एमपी का। तो ऐसे ही जो हमारे पास लोह चुंबकीय पदार्थ होता है, उस लोह चुंबकीय परमाणु होते हैं, वो एक प्रभावी क्षेत्र बना लेते हैं, बहुत सारे एटम्स मिलकर। उस प्रभावी क्षेत्र को, इफेक्टिव रीजन को अपन क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। बोलो क्या बोल रहे थे? हाँ, फेरोमैग्नेटिकली डोमेन सिद्धांत सिखा रहे हैं ना अपन। ठीक है, चलिए डोमेन। लोह चुंबकीय पदार्थों के अंदर परमाणुओं के अति सूक्ष्म प्रभावी क्षेत्र, लोह चुंबकीय पदार्थ के अंदर परमाणुओं के अति सूक्ष्म प्रभावी क्षेत्र डोमेन कहलाते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थों में परमाणुओं के अति सूक्ष्म प्रभावी क्षेत्र डोमेन कहलाते हैं। इफेक्टिव रीजन ऑफ एटम्स इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इफेक्टिव रीजन ऑफ एटम्स इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इफेक्टिव रीजन
of atoms ferromagnetic material is called domain. Called domain. एक डोमेन में 10 की घात 17 से 10 की घात 21 परमाणु होते हैं। एक डोमेन में 10 की घात 17 से 10 की घात 21 परमाणु होते हैं। इन ए डोमेन एटम्स आर 10^17 to 10^21। इतने एटम्स होते हैं एक डोमेन में। प्रत्येक डोमेन का चुंबकीय आघूर्ण भिन्न भिन्न दिशाओं में होता है। प्रत्येक डोमेन का चुंबकीय आघूर्ण भिन्न भिन्न दिशाओं में होता है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच डोमेन इन डिफरेंट डायरेक्शन इन प्रत्येक डोमेन का चुंबकीय आघूर्ण अलग अलग दिशाओं में होता है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच डोमेन डिफरेंट डायरेक्शन, जिसके कारण पदार्थ का कुल चुंबकीय आघूर्ण शून्य, के कारण पदार्थ का कुल चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है, जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है, व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है। व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है। व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, तो डोमेनों का चुंबकीय आघूर्ण संरेखित हो जाता है। डोमेनों का चुंबकीय आघूर्ण संरेखित हो जाता है। देन magnetic moment of domains becomes aligned. Then magnetic moment of domains becomes aligned. बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में डोमेनों का चुंबकीय आघूर्ण संरेखित हो जाता है। प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ डोमेन बिकम्स अलाइन, जिसके कारण कुल चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य, के कारण कुल चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य होता है। के कारण कुल चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य नहीं होता है। इसकी निम्न दो स्थितियां हैं। देयर आर टू कंडीशंस आर पॉसिबल फॉर दिस। देयर आर टू कंडीशन आर पॉसिबल फॉर दिस। इसकी निम्न दो स्थितियां हैं। नंबर पहला, डोमेन दीवार का विस्थापन, डोमेन दीवार का विस्थापन। और नंबर दो, डोमेनों के चक्रण का विस्थापन, डोमेनों के चक्रण का विस्थापन, डोमेनों के चक्रण का विस्थापन। डोमेन दीवार का विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ डोमेन वॉल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ डोमेन वॉल और डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्पिन ऑफ डोमेन्स। तो देखो, हमारे पास ये एटम है, ठीक। इसमें बाहर से कोई विद्युत क्षेत्र आप नहीं लगा रहे, B = 0, बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया आपने, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण जो होगा वो कितना होगा? इसमें चार ऐसे खाने बना दो, एक डायगोनल ऐसे और एक डायगोनल ऐसे। अब देखिए, ये एक डोमेन है, इस डोमेन का चुंबकीय आघूर्ण होगा इस दिशा, एक डोमेन है।
और एक डोमेन ये है, इसका चुंबकीय आघूर्ण होगा इस दिशा में। अलग अलग दिशाएं होंगी, मैंने 4 डोमेन बना के बताए आपको, और 2 डोमेन मेरे पास ऐसे हैं। और ये फिर ऐसे अपोजिट। तो बताओ, इसका चुंबकीय आघूर्ण इसके चुंबकीय आघूर्ण से कैंसिल, इसका चुंबकीय आघूर्ण इसके चुंबकीय आघूर्ण से कैंसिल, तो टोटल ये हो जाएगा 0। लेकिन जब हम बाहर से विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करते हैं, तो डोमेन दीवार क्या हो जाती है, विस्थापित हो जाती है। डोमेन दीवार का क्या हो जाता है, विस्थापन हो जाता है। डोमेन दीवार क्या हो गई, विस्थापित हो गई। ये डोमेन दीवार थी ना, ये विस्थापित हो गई। ये डोमेन दीवार का क्या हो गया, विस्थापन हमारे पास हो गया। अब जो चुंबकीय आघूर्ण हमारे पास चलेगा, वो चुंबकीय आघूर्ण ऐसे चलेगा। अब बताओ, यहाँ का तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये वाला क्या आ जाएगा, रह जाएगा। तो B इज नॉट इक्वल टू 0, तो म्यू नॉट इक्वल टू 0। ये डोमेन दीवार का विस्थापन है, डोमेन दीवार का विस्थापन। ये जो है क्या है, डोमेन दीवार का विस्थापन, यहां से यहां तक ये चक्रणों का विस्थापन। चक्रण का विस्थापन कैसे होता है, पहले चक्रण कैसे चल रहे थे, अलाइन होकर चल रहे थे, अब चक्रण ऐसे हो गए। चक्रण क्या हो गए, डिस्प्लेस हो गए। तो ये क्या हो गया, चक्रणों का विस्थापन। B इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू, उतार लो तीनों तीनों। आज तो दिमाग लगा ली तूने, नॉट इक्वल टू जाए।
चलिए, तो ये हमारे पास डोमेन द्वारा का विस्थापन हो गया और ये हमारे पास हो गया। अब इसमें एक छोटा सा एक टॉपिक और है, वो लिखो फटाफट से। चुंबकीय विरूपण। चुंबकीय विरूपण। चुंबकीय विरूपण। चुंबकीय विरूपण। मैग्नेटो स्ट्रिक्शन। मैग्नेटो मैग्नेटो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। चुंबकीय विरूपण। सर चुंबकीय विरूपण क्या होता है? कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जब उनमें चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है, उनकी लेंथ क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड लगाने से लेंथ चेंज हो जाती है, या तो घट जाती है, क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जैसा आपने सेकंड ईयर में देखा था थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, अनुचुंबकीय जो पदार्थ है उसका रुद्धोष्म विचुम्बकन के द्वारा हमने शीतलन किया था, तो वहां हमने अनुचुंबकीय लवण GdSO4 लिया था, उसमें हमने चुंबकीय क्षेत्र लगाया था, तो क्या हो गया? प्रसारित हो गया। और जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड हटाया तो क्या हो गया? वापस से अपनी आ गया। तो टेम्परेचर उससे क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो जब हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र किसी पदार्थ पर लगाते हैं तो उसकी लंबाई में क्या हो जाता है? चेंज। लंबाई में चेंज बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो लंबाई में जो चेंज आया है डेल एल प्लस माइनस, और अपन ओरिजिनल जो लेंथ है इसको अपन क्या बोलते हैं? चुंबकीय विरूपण। क्या बोलते हैं? चुंबकीय विरूपण। ठीक है, चलो लिखो चुंबकीय विरूपण। जब कुछ पदार्थों पर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है, जब कुछ पदार्थों पर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है, जनरली लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, ये कोष्टक में लिख लेना, सामान्यतः लोह चुंबकीय पदार्थ। जब कुछ पदार्थों पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है, कोष्टक में लिख लेना, सामान्यतः लोह चुंबकीय पदार्थ, जनरली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। when external magnetic field is applied on some materials, when external magnetic field is applied on some material, कोष्टक में मोस्टली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो उनकी लंबाई में परिवर्तन हो जाता है, देन देयर लेंथ becomes change, then their length becomes change, उनकी लंबाई में परिवर्तन हो जाता है, then their length becomes। पैराग्राफ चेंज कर लिखो। लंबाई में परिवर्तन तथा वास्तविक लंबाई के अनुपात को चुंबकीय विरूपण कहते हैं। लंबाई में परिवर्तन तथा वास्तविक लंबाई के अनुपात को चुंबकीय विरूपण कहते हैं। रेशो ऑफ चेंज इन लेंथ एंड ओरिजिनल लेंथ, रेशो ऑफ चेंज इन लेंथ एंड ओरिजिनल लेंथ, रेशो ऑफ change in length and original length is called magnetostriction। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। लंबाई में परिवर्तन तथा वास्तविक लंबाई के अनुपात को चुंबकीय विरूपण कहते हैं। इसे डेल एम से व्यक्त करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय डेल एम। इसे डेल एम से व्यक्त करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय डेल एम। डेल एम इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल एल अपॉन एल। ये चुंबकीय विरूपण हो गया सर। कौन सा? ये तो लैम्बडा एम है और ये प्लस माइनस डेल एल है, से लैम्बडा एम से व्यक्त करते हैं, इट इज बाय लैम्बडा एम, एंड लैम्बडा एम इज इक्वल टू दिस। नोट, नोट में लिखो। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में सभी लोह चुंबकीय पदार्थों का संकुचन होता है। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में सभी लोह चुंबकीय पदार्थों का संकुचन होता है। हाँ, क्या बोला अपन ने? प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में सभी लोह चुंबकीय पदार्थों का संकुचन होता है। इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड,
ऑल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कॉन्ट्रैक्ट, ऑल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आर कॉन्ट्रैक्ट। ये तो नोट नंबर 1। नोट नंबर 2, दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र में, दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र में निकिल तथा कोबाल्ट, CO, निकिल तथा कोबाल्ट, निकिल तथा कोबाल्ट का संकुचन होता है इन वीक मैग्नेटिक फील्ड। निकिल एंड कोबाल्ट आर कॉन्ट्रैक्ट वाइल, जबकि Fe का विस्तार होता है, जबकि Fe का विस्तार होता है, वाइल Fe इज एक्सपेंड, Fe इज एक्सपेंड, वाइल Fe इज एक्सपेंड। ठीक है सर, चैप्टर नंबर 7 एंड, चैप्टर नंबर 7 एंड। कल चालू करेंगे इसका 8वां चैप्टर। 2 चैप्टर है ना यूनिट में, 7 और 8, तो 7 कंप्लीट और 8 चालू करेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।